हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारी अभिप्सा टीम के द्वारा जो है आप सभी बच्चों का कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का हमने माह जुलाई का मासिक परीक्षा लिया हुआ था, जहां पर उनके स्टार्टिंग के 3-3 चैप्टर के क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेट किया गया था और सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों, उसी के सिलसिले में आज मैं यहां पर आया हुआ हूं। आज के इस क्लास में मैं आपको कक्षा 10वीं विषय गणित का जो है संपूर्ण हल बताने वाला हूं। जो उस परीक्षा में आपके क्वेश्चन दिए गए थे, उन सारे क्वेश्चन का आज हम आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिलाया हुआ था उनको मालूम है कि पहला नंबर का जो उनका पेज था उनमें कुछ निर्देश दिए गए थे। उन निर्देश को आप यहां से पढ़ सकते हो। तो बच्चों, ये जो निर्देश है आगे के आने वाले जब भी हम मासिक परीक्षा लेंगे इसी फॉर्मेट में आपको एक निर्देश दिया जाएगा। आई होप सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा और समझा होगा। तो हम निर्देशों पर बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे सीधा अपने क्वेश्चन पर। और जितने भी क्वेश्चन के मैं आंसर बताने वाला हूं, सारे क्वेश्चन का आंसर हम शॉर्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो को काफी लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में सारे क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है आपको और सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो को देखना है। ठीक है बच्चों, आइए। पहला नंबर का क्वेश्चन जो था वो सही विकल्प चुनकर लिखना था। 2x धन 5 एवं 3x ऋण 2 का हमें योग निकालना था। तो बच्चों, आपको बीजगणितीय योग करना मैंने सिखाया हुआ है। समान चर वाले पद वालों के साथ जुड़ता है और संख्या के साथ जुड़ता और घटता है। तो 2x और ये 3x दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा भाई, 5x मिलेगा। अब 5 में 2 घटा देंगे तो हमें प्लस का 3 मिल जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ये दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। 5x + 3 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि p ऑफ x = 6x² - 5x + 1 हो तो हमें p ऑफ 1 का मान ज्ञात करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको और कैसे पूछ सकता है, p ऑफ 2 का मान निकालिए या फिर p ऑफ 3 का मान निकालिए, ऐसा भी कहा जा सकता है। करना कुछ नहीं होता है, यहां पर p ऑफ 1 का मान निकालना है। इसका मतलब x की जगह आपको रखना है 1, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 = सेम टाइप का क्वेश्चन हमने 2 नंबर वाले में भी दिया हुआ था। तो इसको अच्छे से देखिएगा, ये 6 हो जाएगा, x की जगह आपको रखना 1, तो 1 की घात 2 ऋण 5, यहां पर 5 के साथ गुणा में 1 से था, x का मान मैंने बोला कि 1 रखना है, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 की घात 2 है, 1 आएगा, 1 का गुणा होगा 6 के साथ तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का 5 और ये धन का 1, ये 1 और ये धन का 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 में 5 घटा देंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है 2। ठीक है ना, p ऑफ 2 का मान पूछ सकता है या फिर p ऑफ 3 का भी मान पूछ सकता है। तो जैसा पूछे उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए पढ़ते हैं इसको। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो क्या कंडीशन हमें मिलता है। तो बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन आपको प्राप्त होती तो आपको पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मिलता है, तो हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होती है। कैसी रेखा मिलती है, संपाती रेखा मिलती है। और साथ ही उस समीकरण के हमें अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। कैसे हल प्राप्त होते हैं, अनंततः हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अद्वितीय हल किसमें प्राप्त होते हैं, अद्वितीय हल आपको प्राप्त होंगे जब आपको 2 प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है, तब के केस में। कोई हल प्राप्त नहीं होगा जब आपको समांतर रेखा प्राप्त होती है, तो कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं। यह कंडीशन मैंने आपको अध्याय 2 में पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला को ही पूछ लिया गया था। ax² + bx + c = 0 का हमें विभेदक ज्ञात करना था, जो कि अध्याय 3 से संबंधित था। तो विभेदक d बराबर होता है b² - 4ac। सभी बच्चों का आंसर यहां सही आया हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या पूछ लो तो आपका जवाब आना चाहिए 2, क्योंकि द्विघात समीकरण के बारे में बात हो रही है इसलिए। ठीक है ना, चलिए तो खंड अ आपका कंप्लीट होता है। 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया है। जितने लोगों ने यहाँ पर
इस क्वेश्चन को आंसर दिलाया हुआ था, यानी कि परीक्षा दिलाई हुई थी, सभी का आंसर शीट मैंने भेज दिया है उनको पर्सनल चैट में, आप वहां से जाकर देख सकते हो और सारे क्वेश्चन का जो है आप आंसर यहां से मिलान कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खंड ब की ओर, जो कि 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो तो p ऑफ 2 का हमें मान निकालना था। मैंने बोला हुआ था ना कि इसी टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर के लिए भी था, 2 नंबर के लिए भी था। करना कुछ नहीं होता है, यहां पर p ऑफ 2 का मान निकालना है ना, तो x की जगह आपको रखना है 2, ठीक है। शॉर्ट में करते हैं तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहीं पर मैं इसको समझा दूंगा बराबर। सबसे पहले यहां पर मैं रखूंगा x की जगह क्या रखूंगा 2, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 का गुणा होगा 2 से तो 8 दूनी 16, ठीक है ना। फिर माइनस है तो माइनस x की घात 2, x का मान क्या रखेंगे 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 4 आ जाएगा। फिर ऋण का 4 यहां पर भी दिया हुआ है 16 और यहां पर ऋण 4 और ऋण 4, तो ये हो जाएगा ऋण 8, 16 में 8 घटा देंगे तो क्या मिलेगा भाई, हमें मिलने वाला है 8। सभी बच्चों का आंसर जो है वो 8 आया हुआ था लगभग, यहां पर आपका आंसर सही था, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या था, k का हमें मान निकालना है जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, कोई भी हल ना हो। अब इस क्वेश्चन को थोड़े 1-2 बच्चे जो है वो गलत किए हुए थे, ठीक है ना, 1-2 बच्चे ही इस क्वेश्चन को गलत किए थे, बाकी सभी बच्चों का आंसर जो है वो सही आया था। तो बच्चों देखो मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं। पहला नंबर का आपको समीकरण दिया था, क्या समीकरण दिया था इसको मैं यहां पर लिखता हूं, 1 सेकंड ना, यहां से ना, ठीक है। पहला नंबर का आपका समीकरण क्या था, kx माइनस 5y, kx माइनस 5y इज इक्वल टू क्या था भाई 2 था, ये लो 2 लिख दिया। दूसरा नंबर का आपका समीकरण क्या था, 6x प्लस 2y प्लस 7। अब इसमें करते क्या थे, समीकरण 1 की तुलना हम a1x प्लस b1y बराबर c1 से करते थे। उसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना हम किससे करेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से करते हैं। तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान यहां से प्राप्त हो जाते हैं। देखो कैसे, पहले वाले पद की तुलना करेंगे तो x और x करता है, तो a1 की जगह क्या मिलेगा, यहां पर k मिल गया, a1 की जगह k। उसी प्रकार से b1 का मान क्या निकलेगा, यहां से हो जाएगा ऋण का 5, c1 का मान क्या मिलेगा, c1 के बाद यहां पर बराबर के बाद क्या 2 है, वही हमारा c1 का मान हुआ, ठीक है। यहां से a2 b2 और c2 का मान मिलने वाला है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो a2 बराबर क्या मिला 6 मिला, y और y कैंसिल हुआ तो b2 बराबर क्या मिला भाई 2 मिला, c2 बराबर क्या मिलेगा भाई बोलो 7 मिलेगा सर। अब यहां पर कंडीशन दी गई थी कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको एक याद रखना है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये कब के कंडीशन के लिए है, जब समीकरण निकाय का कोई भी हल न हो, तब के कंडीशन के लिए आपको ये याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, सभी का मान हमें मिल चुका है, a1 की जगह रखेंगे k, a2 की जगह a2 का मान क्या रखेंगे, a2 का मान यहां पर 6 बराबर b1 का मान है ऋण का 5 और b2 का मान क्या है, यहां पर 2 है, 2 है कि 7 है, हाँ 2 है, बराबर नहीं है c1 बटा c2, c1 का मान है 2 और c2 का मान क्या दिया यहाँ पर 7 दिया है। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप 2 पदों को लोगे और k का मान निकालोगे। मैं इन दोनों पदों को ले रहा हूं, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो k बराबर क्या मिलेगा, 3 का गुणा यहाँ पर ऋण 5 से करोगे तो 3 पंचे ऋण का 15, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में इसका आंसर आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आइए, हाँ अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला था। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0 के हमें मूल ज्ञात करने हैं, और अभी मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल प्राप्त होते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं, आपको दोनों जगह से x को कॉमन निकालना है, निकाल लिए।
यहां पर एक से दो बार था तो एक एक्स को कॉमन निकाले, अभी भी एक एक्स बचा हुआ है। यहां पर ऋण का 11 बचेगा, एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, बराबर के बाद जीरो। ये बराबर के बाद जो जीरो वो पहले वाले पद और दूसरे वाले दोनों के लिए अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाता है एक्स बराबर जीरो और दूसरा मान क्या मिलेगा, एक्स का मान, तो एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स के हमें दो मान प्राप्त हुए, शून्य व एक्स बराबर 11। तो शून्य व 11, 0 और 11 क्या है, ये दिए गए समीकरण के दो मूल हमें प्राप्त हो चुके। दो नंबर आपको बिल्कुल मिलने वाले थे इसमें से, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल हमें 7 व 4 दिए गए हैं। तो पहले वाले मूल को हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 7 और दूसरे वाले मूल को हम मान लेते हैं बीटा बराबर 4। अब हमें वर्ग समीकरण बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये चीज आपको याद रखना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर के बाद जीरो। अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, गुणा में क्या है एक्स है, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 बराबर के बाद क्या मिल जाएगा जीरो। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा पूछे उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब दे देना है। अब 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हो, पहली लाइन में तो आप दिए गए समीकरण को लिखते हो, फिर उस दिए गए समीकरण की तुलना आप किससे करते हो, मानक वर्ग समीकरण जो कि है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से ए बी सी का मान निकलता है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर मिलता है 4, बी बराबर क्या मिला ऋण का 4 और सी बराबर हमें मिला हुआ 1। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर विभेदक डी बराबर। इसको कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या मिलेगा, अब देखो डी बराबर क्या मिलेगा, देखो तो d बराबर हमें मिलने वाला बी स्क्वायर, बी का मान क्या है ऋण 1 की घात में लग जाएगा 2, ऋण 4, a का मान तो 4 है और c का मान क्या है भैया 1 है। तो ऋण की घात में है 2, ऋण 1 की घात में क्या है 2, तो क्या आएगा घात में 2 है और ये ऋण रहे या फिर प्लस रहे, अगर यहाँ पर घात में 2 है सम संख्या है तो ये तो प्लस में ही आने वाला है, तो 1 हो जाएगा। ये ऋण लिखा जाएगा 4 चौक 16, 16 का गुणा 1 से होगा तो ये 16 ही आ जाएगा। तो d बराबर क्या मिला हमें, ऋण का 15 मिला हुआ है। और जब भी आपको विभेदक का मान ऋणात्मक मिलता है तब की स्थिति में हम कहते हैं कि मूल जो होंगे वो आपका काल्पनिक होंगे, वह असमान होते हैं। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होते हैं। तो आपको लास्ट लाइन में आंसर लिखना है कि मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। बिल्कुल सभी बच्चों का लगभग आंसर सही आया हुआ था। मैंने 5 क्वेश्चन का आपको आंसर शॉर्ट में बता दिए हैं। अगर बच्चों आपको सब चीजें एकदम सारी चीजें एकदम विस्तार से पढ़ना है तब आपको हमारे अभिप्सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहां पर मैंने कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 10वीं यानी कि दोनों कक्षाओं के मैथ्स को एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है। आप वहां से जाकर भी उसको देख सकते हो और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लिए, अब चलते हैं अपने 3 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। और ये आ चुका आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। पहला नंबर का प्रश्न जो है क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर हमें शेष फल का मान 0 दिखाना है। ठीक है बच्चों, भाग देते हैं तो जैसे सामान्य संख्याओं को भाग देते हैं उसी प्रकार से इसको भी हम भाग देते हैं बहुपदों को। ठीक है, तो हमें भाग देना है 2y क्यूब को, 2y क्यूब प्लस फिर क्या था 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 था। भाग देना किससे है, भाग देना है y प्लस 1 से। लो y प्लस 1, अब इधर हम लिख लेंगे अपने भागफल को और इधर हमारा आ जाएगा शेषफल। शेषफल का मान हमें 0 दिखाना है। तो भाग कैसे करते हैं, इसके प्रथम पद को, प्रथम पद क्या है 2y क्यूब, इसके प्रथम पद से भाग देते हैं। तो यहां से 2 बार y कट जाएगा, सॉरी 1 बार y कट जाएगा तो 2 बचा हुआ है और y की घात में 2, ये हमारा भागफल की जगह लिखाएगा 2y की घात 2,
2y की घात 2 दिखाएगा ना, 2y की घात 2। अब 2y की घात का 2 का गुणा हम y प्लस 1 के दोनों पदों के साथ करेंगे, तो 2y की घात 2 का गुणा होगा y के साथ, तो क्या लिखाता है भाई 2y की घात 3। फिर इसका गुणा हम प्लस 1 के साथ करेंगे तो ये सेम टू सेम लिखा जाएगा 2y की घात 2। फिर घटाते हैं तो ये प्लस में है वो माइनस, प्लस में माइनस, ये ऊपर और नीचे दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। 4y की घात 2 में 2y की घात 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2y की घात 2 हमें मिल जाएगा। बाकी को उतार लेते हैं, क्या दिया है 3y प्लस 1 दिया गया ना, ठीक है ना। अब इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से हमें फिर से भाग करना है, तो 2y की घात 2 बटे में क्या लिखा जाएगा y लिखा जाएगा, लो y लिख दिया। एक बार y कट जाएगा तो 2 बचा हुआ है, अभी भी एक बार y बचा हुआ है यानी कि 2y बच चुका, तो यहां पर आ जाएगा 2y। 2y का गुणा होगा दोनों पदों के साथ, तो 2y का गुणा होगा y के साथ, तो क्या लिखा जाएगा 2y की घात 2, प्लस है तो प्लस, एक का गुणा होगा 2y के साथ तो 2y लिखा जाएगा। फिर अगली लाइन में हम फिर घटाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2y की घात 2, 2y की घात 2, ये ऊपर वाला प्लस में था और नीचे वाला माइनस में था, दोनों कैंसिल हो गया। 3y में 2y को घटाएंगे तो हमें मिलेगा y बस, यानी कि एक y मिल चुका, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल y बस लिख दिए, प्लस का 1, ठीक है। अब इसका प्रथम पद क्या है y है और इसका प्रथम पद y है, दोनों को भाग देंगे तो क्या मिलेगा 1 आएगा ना, प्लस का 1 आया है तो प्लस का 1 यहां पर लिखा जाएगा। प्लस 1 का गुणा हम y प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा y प्लस 1, दोनों को घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा और हमें शेषफल मिल चुका 0। शेषफल क्या मिला 0 मिल चुका। इस प्रकार से सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का जो है आंसर सही दिया हुआ था, अतः हम कह सकते हैं कि इसको अगर इससे भाग देंगे तो शेषफल का मान 0 आता है। इस प्रकार से आपको अपना जवाब देना था, ठीक है ना। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का गुणनखंड है तो हमें k का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। इस कंडीशन में हम करते क्या, x माइनस 1 को 0 के बराबर लेते हैं, x माइनस 1 को 0 के बराबर लेते हैं और x का मान निकालते हैं जो कि मिला हुआ 1। क्या मिला 1 मिला। अब यहां से x की जगह हम रखेंगे 1 तो हमें मिलेगा p ऑफ 1 और उस p ऑफ 1 का मान क्या करते हैं हम 0 के बराबर ले लेते हैं, बराबर 0, यानी कि यहां पर x का मान हम रखेंगे 1 और उसको 0 के बराबर रखेंगे, वहां से हमें k का मान मिल जाएगा। देखो कैसे, तो k एक्स स्क्वायर है ना, k एक्स स्क्वायर, तो k रखा है पर x का मान रखेंगे 1 की घात में लग जाएगा 2, माइनस 5x है तो माइनस 5 x की जगह रखेंगे 1, फिर क्या है प्लस का 3 है तो प्लस का 3, बराबर के बाद क्या था 0, बराबर के बाद लिख दिया 0। 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा होगा k के साथ तो k, ये हो जाएगा ऋण का 5 और ये हो जाएगा धन का 3। ऋण 5 में और यहां पर धन 3 करेंगे तो ऋण का 2 मिलेगा, ऋण के 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा धन का 2 मिलेगा। आपका आंसर आ चुका। 3 लाइन का ये क्वेश्चन होने वाला था, 3 नंबर के लिए पूछा गया था ना। तो k बराबर क्या मिला 2 मिला, ठीक है, k बराबर क्या मिल चुका 2 मिल चुका। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा लंबा बनता है लेकिन ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु को हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहां पर मुझे अपनी आयु और मेरे पुत्र की आयु, दोनों की आयु वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो मेरी वर्तमान आयु को मैं मान लेता हूं, मैं इसका आंसर एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। माना मेरी वर्तमान आयु जो है वो 100 वर्ष है, ठीक है ना, 100 वर्ष है, और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, इसको हम मान लेते हैं। देखो पुत्र की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं, पुत्र की आयु, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं y वर्ष है। शॉर्ट में इसका आंसर बता रहा हूं ना, एकदम स्टेप फॉलो करके आपको बनाना होता है, ठीक है ना। मेरी आयु 100 वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रश्न में बोला क्या गया था 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों की हम 5 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व
तो 5 वर्ष पूर्व के लिए, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व के लिए मेरी आयु जो है वो x - 5 रहेगी और पुत्र की जो वर्तमान आयु तो y है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहेगी, y - 5। ये 5 वर्ष पहले के लिए है, 5 वर्ष पहले के लिए। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु जो है x - 5 थी और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो y थी, उससे 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, y - 5। तो इसके तिगुनी थी, तो यहाँ पर 3 का गुणा किया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब आइए देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा x - 5, ठीक है, बराबर 3 का गुणा होगा y के साथ, तो ये हो जाएगा 3y, 3 का गुणा होगा ऋण 5 के साथ, तो ऋण का 15। अब क्या करेंगे, x यहाँ पर है तो ये 3y को मैं इधर लाता हूँ, चर वाले को मैंने एक तरफ कर लिया, प्लस का 3y इधर आकर माइनस का 3y हो गया, -15 है यहाँ पर, और ये ऋण का 5 उधर जाएगा तो ये धन के 5 में बदल जाएगा, तो ऋण 15 और धन 5 क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा ऋण का 10। समीकरण नंबर 1 देते हैं, क्या मिला, समीकरण नंबर 1 मिल गया। ये पहले शर्त से, पहले प्रश्न से हमें पहला समीकरण मिल चुका। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्न पर, बोला गया है 10 वर्ष पश्चात, तो हम मेरी आयु जो है 10 वर्ष पश्चात पहले मैं निकाल लेता हूं, 10 वर्ष पश्चात के लिए ना, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु तो x है, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, तो 10 वर्ष उसमें ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर दिया। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा y + 10। क्या बोला गया था, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु जो है 10 वर्ष पश्चात x + 10 है और पुत्र की आयु 10 वर्ष पश्चात y + 10 है। 2 गुनी बोला गया तो 2 का गुणा बराबर के बाद यहाँ पर बराबर लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हल करेंगे और एक नया समीकरण हमें मिलने वाला है, देखो कैसे। तो x + 10, यहाँ पर 2 का गुणा होगा y के साथ तो 2y हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 10 के साथ तो धन का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए चर वाले को एक तरफ करते हैं, x है, ये धन 2y इधर आएगा तो ये ऋण का 2y बराबर, ये 20 है और ये उधर जाएगा तो ऋण 10 हो जाएगा, तो 20 में 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। समीकरण नंबर 2 दो समीकरण मिल चुके हैं। दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि या फिर आप चाहो तो आलेखी विधि, 3 विधि के बारे में हम पढ़ते हैं, आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तीनों में से किसी भी आप मेथड को अप्लाई करके यहाँ पर इसका आप आंसर पता कर सकते हो, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, समीकरण 1 में मैं 2 को घटाने वाला हूँ, समीकरण 1 में मैं 2 को घटाने वाला हूँ। देखो तो x - 3y बराबर ऋण का 10 यहाँ पर दिया है और समीकरण नंबर 2 क्या है, x - 2y बराबर 10 दिया है। घटाऊंगा तो यहाँ पर प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में और ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, ये ऋण का 3y और ये धन का 2y, तो मिलेगा y, क्या मिला, y मिला, ठीक है ना। और ये ऋण में मिलेगा, क्यों, क्योंकि 3y और 2y दोनों में घटाएंगे तो 3y बड़ा है और इसके सामने में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का y मिलेगा। ऋण 10 और ऋण 10 दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा ऋण का 20, ऋण कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ से, तो y बराबर क्या मिला, 20 मिला। और y को हमने क्या माना हुआ था, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हमें पता चल चुकी है 20 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। अब y का मान आप 2 समीकरण मिले हुए हैं, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा, पिता की आयु आपको पता चल जाएगी। चलो मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं, ये 2 है हमारा, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x - 2, y का मान मैं यहां पर क्या रखूंगा, 20 रखूंगा, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 भाई 2 का गुणा हो जाएगा, बराबर के बाद क्या है 10 है, तो x बराबर क्या मिलेगा भाई, तो ये ऋण 40 उधर जाएगा तो ये धन का 40, तो धन 10 और धन 40 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अतः पुत्र की जो आयु है वो 20 वर्ष है और पिता की आयु 50 वर्ष है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाना था, ठीक है ना। अभी कुछ जो है स्टेप हमने यहाँ से हटा दिए हैं, ठीक है ना। मैं आपको बस शॉर्ट में इसका आंसर बताया हुआ हूँ, काफी सारे बच्चों का जो है आंसर सही आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए वापस आइए प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा था, वर्ग समीकरण 3x की घात 2
धन 7x धन 1 बराबर 0 के मूलों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते थे, दिए गए समीकरण की तुलना हम किससे करते थे, मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से हमें a का मान मिलता था 3, b का मान मिलता था 7 और c का मान क्या मिलता था, 1 मिलता था। मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो माइनस बी अपॉन इसका फॉर्मूला होता है, माइनस चिन्ह को पहले उतार दिया, b का मान क्या है 7 है और a का मान क्या है 3 है। मूलों का गुणनफल निकालना था, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, c अपॉन ए होता है। c का मान क्या निकाला है हमने, 1 निकाला है और a का मान हमने क्या निकाला हुआ, 3 निकाला था। आपका आंसर आ चुका। 5 लाइन का क्वेश्चन था, आपको 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसको आप एक पेज भी कर सकते थे, एकदम आप हर एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो ठीक है। तो 2 नंबर के लिए पूछे या फिर 3 नंबर के लिए पूछे, जैसा पूछे उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा। अब हमारे प्रश्न का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या था, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सूत्र की सहायता से हमें हल करना था। सूत्र विधि से हमें इसको हल करना था। कौन से सूत्र, श्रीधराचार्य वाला सूत्र, ठीक है ना। आइए देखो, तो एक बार मैं और इसको लिख लेता हूं। देखो प्रश्न हमारा क्या था, देखो क्या था भाई प्रश्न, 9x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 7x माइनस का 2 बराबर 0 था। इसकी तुलना हम किससे करते थे, मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करते हैं। तो हमें a b और c का मान मिलता है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, तो a बराबर क्या मिला भाई, 9 मिला सर। b बराबर क्या मिलता है, x से x कैंसल, तो b बराबर क्या मिला है 7। तो c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर इनका 2 मिल गया। अब हम श्रीधराचार्य यानी कि सूत्र विधि का उपयोग करते हैं और हमारा सूत्र कहता क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो x बराबर माइनस को पहले मैंने उतार लिया, b का मान क्या है भैया 7 है, प्लस और माइनस 2 चिन्ह लगा दिए ना, क्योंकि हमें 2 उत्तर प्राप्त होते हैं यहाँ पर। b स्क्वायर b का मान क्या है 7 है सर, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 49, ठीक है ना। माइनस, तो माइनस 4, a का मान क्या है, a का मान तो 9 है, 9 रख दिए सर। c का मान तो ऋण का 2 है, तो ऋण का 2 रख दो। बटे में क्या है 2a है, तो 2a का मान क्या है भैया, a का मान कहा गया, ये 9 है, 9 रख दिए सर। चलिए बताइए, तो एक सब का मान क्या नहीं मिलेगा, देखो ऋण 7 को मैंने उतार दिया, प्लस माइनस उतार दिया, ये 49 लिखा जाएगा। ये ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। 4 ने 36, 36 दूनी 72, 72 और 49 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल में 1 7 4 11, 11 और 1 12, 121। क्या मिला 121 मिला। बटे में क्या आ जाएगा, तो 2 नहीं 18, 2 नहीं 18 मिल चुका। आइए बाकी को इस साइड हल करते हैं, ठीक है ना। आइए, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर देखो ऋण का 7 मैंने उतार दिया, प्लस माइनस को उतार दिया। 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है, तो वर्गमूल 121 की जगह क्या लिखा गया 11 लिखा गया। बटे में क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आएगा, x बराबर ऋण 7 प्लस ये हो जाएगा 11 बटे में आ जाएगा 18। तो आगे क्या होगा, 11 में 7 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 18। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18, यानी कि 2/9। ये आपका पहला आंसर हुआ। उसी प्रकार से जब ऋण का चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, ये ऋण का 7 हो जाएगा, प्लस चिन्ह को हटाओ, ये ऋण लग जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 18। ऋण 7 और ऋण 11 दोनों को जोड़ देंगे तो ऋण का 18 और बटे में आ जाएगा 18। ये 18 और ये 18 कैंसिल, तो ऋण का 1 मिल चुका। इसके 2 उत्तर प्राप्त हो गए, 2/9 और ऋण 1। इस प्रकार से आपको सूत्र विधि से इसको हल करना था। 1.5 से 2 पेज में बनने वाला ये क्वेश्चन था। तो बच्चों 5वें नंबर के क्वेश्चन का भी मैंने आपको आंसर बता दिया है। इस प्रकार से
जो संडे को आपका परीक्षा हुआ था 23 जुलाई को जो परीक्षा लिया गया था कक्षा 10वीं विषय गणित का, जो 30 नंबर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सारे क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको आंसर बता दिए हैं बच्चों, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको अभिप्सा ऐप में भी पढ़ाया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे कोर्स को परचेज कर भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।